कर रहे हो कि हमारे बीच ये आए हैं। इनका नाम हुआ प्रोफेसर डी कुमार। हम सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने विचार से हम लोगों को अवगत कराएं, और इनका विचार हम लोगों के लिए बड़ा ही ये होगा। इसलिए इनके विचार से हम लोग कुछ रास्ते की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय मित्तल जी, मृत्युंजय बाबू और मेरे प्यारे साथियों, आपने मुझे आमंत्रित किया इस मूल्यवान मीटिंग में, इसलिए कुछ व्यक्तिगत विचार में प्रकट करूँ। हमारे यशवंत नेता जिनको हम लोग वीडियो आउट करते थे, मैं आपको वीडियो भाई करता था। मेरा जन्म 1938 में पटना सिटी में हुआ था और उस वक्त वो वकालत करते थे, तो वो एकदम हमारे गार्जियन जैसे वो थे, और उन्हीं के संरक्षण में मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बड़े आश्चर्य की बात है कि जब 7 दिसंबर 1966 को जब उनका अंतिम समय आया, मैं उनके ही नहीं तो ये है कि मेरे लिए बड़ा दुख का विषय था, क्योंकि मैंने जीवन में पढ़ा अपना अध्ययन जीवन में आगे की करी, और जीवन में कुछ करने की क्षमता को बढ़ाते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए मैं आगे चला। मैं 62 में ही जमशेदपुर चला गया टाटा स्टील में एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पर्सनल, और मैं वहाँ था। 88 तक मैं कार्यरत रहा, और 88 में मैं दिल्ली चला गया राजकीय स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में एज चीफ जनरल मैनेजर। उसका मैं डायरेक्टर का पद मैंने हासिल किया, और वहीं से मैंने रिटायर किया। उसके बाद मैं कुछ पटन पाटन में मैं लग गया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वहाँ मैंने 6 साल का काम किया मैंने। उसके बाद मैं फॉर्चून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल मिशन वहाँ काम किया। इस तरह से मैं काम करता रहा। अब दिल्ली में मेरा फ्लैट हो गया, मैं वहीं शिफ्ट कर गया। ये तो मेरा व्यक्तिगत इंट्रोडक्शन हुआ आप लोगों के लिए। जहाँ तक पटेल साहब के वीरू भाई का सवाल है, मुझे सीखने में ज़िंदगी में तो सीखता ही रहा, क्योंकि वो पठन पाठन में बहुत ही विश्वास रखते थे। मैं उनके साथ जब छात्र जीवन में वो गर्मियों की छुट्टी में रांची में जब समर कैंप होता था, तो मैं उनके साथ जाता था रांची, और वो कार में जाते थे, अपनी पर्सनल कार में एक किताब लेते थे, और 5 से 6 घंटे का रन होता था। उस 5-6 घंटे के रन में सारी किताब को पढ़ना था। उस किताब पर फिर हमें कहते थे तुम पढ़ो, उस पर डिस्कशन हम लोग करते थे जब रांची पहुँच जाते थे। तब कहने का तात्पर्य ये कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत एक्टिव थे, और ये जो उनका व्यक्तित्व बहुत ही, क्या कहूँ, बिहार के लिए वो फिट नहीं थे। आप माफ़ करना, वो उनको दिल्ली में उनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए, ताकि सारे देश उनको उनकी तीव्रता को, उनकी बौद्धिक क्षमता को, उनके कार्यकलापों को अच्छी तरह देख सके और समझे। लेकिन आपको शायद बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि जब 1962 में मुख्यमंत्री का कंटेस्ट हुआ था, एक तरफ कृष्ण बाबू थे और दूसरा पटेल साहब थे, वीरू बाबू थे। उसमें 11th आवर पर ये जो आपके क्या नाम था,
ये जो भोला पासवान जी के 40 सदस्य थे। अब भोला पासवान के घर पर मीटिंग हुई थी शाम को, एक दिन कंटेस्ट के एक दिन पहले, और उसमें सब उन्होंने वादा किया कि वो पटेल साहब को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो इलेक्शन हुआ तो रातों रात क्या हुआ, वो राजनीतिक विडम्बना है। उनको दिल्ली से फ़ोन आ गया, भोला पासवान जी को दिल्ली से फ़ोन आया तो उन्होंने रातों रात 40 MLA को पढ़ा दिया। तो जो पटेल साहब को 135-36 मिलना चाहिए था वोट, वो उन्हें 91 वोट मिले, और कृष्णमोहन बाबू को करीब 135 या 34 वोट मिले। इस तरह से जीत गए। क्या ये तो हो गया। फिर कैबिनेट बनाने में भी बड़ा हुआ, काफ़ी दिन लग गया, क्योंकि उसमें कुछ नामों पर कृष्णमोहन बाबू को बहुत ही दुविधा थी, खास करके दरगाह के नाम पर। तो उसमें कुछ काफ़ी समय लग गया, और पटेल साहब बोल दिए कि कृष्णमोहन को कि मैं आपके कैबिनेट को ज्वाइन करने को, मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं आपके कैबिनेट को ज्वाइन करूँ। क्या उनको भी समझाया गया। और इस बीच में जैसा कि हमारे मुझे बाबू ने बताया कि सुदेशा बाबू पंडित नेहरू से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने जब पटेल साहब के बारे में बोला, उन्होंने पटेल साहब को नेहरू जी ने दिल्ली बुलाई, काफ़ी बातचीत हुई, और तब उन्होंने बिहार की राजनीति को नेहरू समझा। अभी तक वो उनको जो फीडबैक मिलता था वो छत्रंद्र बाबू से मिलता था, कृष्णमोहन बाबू से मिलता था, तो उनको बिहार के राजनीतिक का एक दृष्टिकोण आता था, दूसरा दृष्टिकोण जो सही दृष्टिकोण हो उनको नहीं प्राप्त होता था। तो इसीलिए जब पटेल साहब गए बहुत ही वो उनसे मुझे मुलाकात हुई तो पंडित नेहरू बहुत प्रभावित हुए। सॉरी, और उस वक्त मिस्टर सेन थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी ने कहा था कि पटेल तुम बिहार में क्या कर रहे हो, तुम आओ दिल्ली आओ, मैं तुम फाइनेंस को संभालो यहाँ दिल्ली आकर के। लेकिन उनको पटेल साहब बाबू को बिहार से बहुत प्रेम था, बिहार को छोड़ के नहीं जाना चाहते। इसीलिए नहीं, मैं जहाँ हूँ वही ठीक है, आप मैं वहीं पर रह करके योगदान करूँगा। और तो जब नहीं माने तो कृष्ण बाबू को इसका निर्णय नहीं लगे, तब उन्होंने इंदिरा जी से कहा, इंदिरा जी आप नेहरू को कन्विंस तो बच्चन को कन्विंस करो। इंदिरा जी ने भी बस बातें की इनसे बाबू से, लेकिन वो बाबू तैयार नहीं हुए पटना छोड़ने को। तो एक राजनीति का एक दौर था, और उनकी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी की बात है। तो आप सबों को मालूम है, पहले डिप्टी मिनिस्टर थे कृषि और लेबर के, उसके बाद फिर वो ये फूड मिनिस्टर बने, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, और लास्ट में जब कृष्णमोहन बाबू के कैबिनेट में वो रेवेन्यू मिनिस्टर। और इस तरह से हर मंत्रालय में उन्होंने जो योगदान किया वो बहुत ही सराहनीय रहा। और मुझे व्यक्तिगत संपर्क था, उस चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर एस.एन. सच्चिदानंद सिंह। तो उनसे बातचीत हुई कि उनके लड़के मेरे कलीग थे, वो आए थे उनसे। तो उन्होंने कहा कि देखो जो वीरचंद पटेल जी जब बोलते हैं कैबिनेट में, तो किसी की हिम्मत नहीं कि एक जब उसको क्रिटिसाइज करें या कोई जो बोलते हैं एक क्लास और एक जो बड़े सोच वाला व्यक्ति जिसको बहुत हर चीज़ का पकड़ है, वही वो अच्छा बोल सकता है। तो इसीलिए
तो आखिरी जो मंत्रालय था वो रेवेन्यू था, और इसीलिए जो प्रथम मीटिंग विश्वविद्यालय ने किया था मैं मेरे में मौजूद था, और उसी में हुआ था कि उसका एक शोध रिसर्च सेंटर बने और उनकी मूर्ति वहाँ 5 गार्डन रोड 5 बीरचंद पटेल मार्ग पर उनकी एक स्टैचू इस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी देखना हमें नीतीश बाबू से बड़ी उम्मीद थी कि नीतीश बाबू उनके एक अनुयायी रहे, सब कुछ थे कि वो व्यक्तिगत रूप से उसको लेंगे और सपोर्ट करेंगे, परंतु आप लोगों के भाषणों से लगा कि जो अटेंशन उन्हें देना चाहिए, जो सीरियसली लेना चाहिए उन्होंने दिया नहीं। तो दुख की बात है। जब ये जल्दी आए और उनसे मुलाकात हुई तो मैं जरूर उनसे बातें करूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि आप कृपया इस पर विचार करें और हर व्यक्ति का यहाँ स्मारक बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, दुर्गा उत्सव लगी हुई है, सब सुमित्रा देवी का जगह सबका अकेली साथ में हाँ सबका है, अकेली साथ बिल्कुल और का नहीं। आप लोग जो एकदम दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं, अच्छी बात है, और इसको और आगे जितना आगे बनाएं। तो इसमें हमारे कुछ भाइयों ने बहुत अच्छी बातें कही कि जितना है उसको और सक्रिय बनाया जाए जितना संभव हो सके, और इन्वॉल्वमेंट हो लोगों का, ताकि अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो बातें आगे बढ़ेगी। और इतना का एक बात और मैं बता दूँ, आप ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड न करें। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी आपको ऐसे कार्य पर सपोर्ट नहीं करती है। वो पेपर वो पोस्ट ऑफिस होता है, एक टेबल टू अनदर टेबल, चीफ सेक्रेटरी टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू SDO, इस तरह से वो पेपर घूमता रहता है, ये कभी उस पर फैसला नहीं हो पाता। ये राजनीतिक फैसला है, इसलिए ये जो फैसला होगा ये कैबिनेट ही ले सकती है, और बिना नीतीश बाबू के इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। मेरी चला थ्रोट खराब है, वह इतना ही मुझे कहना है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बीरचंद पटेल साहब के समय के बुजुर्ग हमारे डी कुमार जी, जो जीवन में बहुत कुछ देखे हैं, सीखे हैं, और बीरचंद पटेल के पथ पर चलकर बहुत सी उपलब्धियां इनकी रही है। यहाँ से पटना से दिल्ली तक टाटा में भी कुछ दिन रहे थे। तो आपने जो वास्तव में अपनी आँखों से देखी हुई बातें वो हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, उन बातों का अधिक महत्व है। हम लोग तो पुस्तक में बहुत सी बातें ऐसी आ गई हैं जो करीब करीब उनके जीवन की धारा को आगे प्रवाहित करने में काफ़ी समर्थ है, मगर आपने जो स्वतः आकर यहाँ पर जो आज ये वर्णन करने की कोशिश की है, इससे हम लोग काफ़ी काफ़ी हम लोगों ने प्रभावशाली बातों का अनुभव किया है, और उन बातों पर चलकर हम लोग शायद बीरचंद पटेल साहब के पथ पर जरूर चलते रहें। और आपने जो 2-4 बात बताई हैं हम लोगों ने सुना है, अब तक तो हम लोग बातें करते थे, मगर एक्चुअली क्या सीन देखा गया है, उन बातों को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, जो इन्होंने आँख से अपनी देखी हुई सारी बातों को हम लोगों के समक्ष ऐसा स्पष्ट करके रख दिया है, जो ऐसा मालूम होता है जो एक आदमी जो वास्तव में देखा सच्चाई को, और एक बीरचंद पटेल के उस उजागर करने वाले व्यक्तित्व को जो सब कुछ कर सकता था बिहार के लिए और तैयार था, कदम बढ़ा दिया था, मगर दुर्भाग्य से वो ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। एक पापी आया और उतने महान व्यक्तित्व को जो बिहार का चमकाने वाला था सारे देश में,
बिहार का नाम उनके वित्त मंत्री होने के बाद सारे देश में फैल गया था। जो बीरचंद पटेल किसी भी पिछड़े हुए इलाके को आगे बढ़ा सकता है, इसकी वित्त स्थिति को सरप्लस करा सकता है, ऐसा नेता बहुत कम है इस देश में। इतनी बात उस समय फैल गई थी, मगर दुर्भाग्य उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं था। कुछ लोगों ने ऐसा दांव पेच खेला, इस तरह का दगाबाजी किया, तो सब कुछ कह के अंतिम क्षण में उनको समाप्त कर दिया गया। वो हमारे समाज के थे, दूसरे नहीं केयर करें नहीं करें, हम लोग केयर करेंगे। तो उनके पटेल साहब के कृतित्व पर और उनके व्यक्तित्व पर और उनकी मेधावी विजय पर जो उन्होंने पटना में बिहार में रख के दिखलाया, हम सबों को बड़ी प्रसन्नता है। और उन सारी चीज़ों को याद करते हुए आज जिस बिंदु को लेकर हम लोग चले हैं कि उनका स्मारक जरूर पटना में बने और उनकी मूर्ति जरूर स्थापित की जाए, और उससे आने वाली नई पीढ़ी को वो इतनी गति मिलेगी जो वो भी आगे किस तरह से हमारे देश को ले जा सकता है, इस पर गौर करेगा। अगर नहीं जानेगा, कई हमारे वक्ताओं ने बताया है, तो वो उससे हमारी आगे की पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या करेगी, इससे बहुत वो इसके इनके प्रचारात्मक वो बातों से उस पर बहुत असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमारी बातें ही बातें हैं, वो तो उस बातों से कुछ होगा नहीं, मगर अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, नबूल फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। आज हम कुछ करने के लिए यहाँ आए हैं और उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। और अभी कई लोग बोलने वाले हैं और मेरा यह निवेदन है तो 3-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दें। और आज 2 बात और होनी चाहिए। 5 कमेटी के लिए आप लोग 5 आदमी की सब कमेटी की बात हुई है, उसके लिए तैयार रहें, आप लोग को काम करना होगा। और दूसरी बात जो इसमें 3 पॉइंट है जो आज रखा गया, उसी पर आप लोगों को बोलना है और अपनी बात आप रखेंगे 3-3 मिनट से बेसी नहीं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है और लोग जाएंगे तो उसे लेके जाएंगे जो कि आपने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी बातें थे उनके बीरचंद पटेल एक सहयोगी के रूप में साथ रहने वाले एक महान व्यक्तित्व जो अभी हम लोगों के साथ थे, जिन्होंने रखा है और इन बातों से अपने समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है कि इतने पुरुषार्थ वाले जो व्यक्तित्व थे, जिनको एक राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने दिया गया, जिससे जो आज बिहार का जो वैभव होता वो काफ़ी आगे होता, लेकिन कुछ जो राजनीति चाल चलने वाले स्वार्थी तत्व लोगों ने उनके जो अंदर जो एक बहुत जो गुण था उस गुण को निखरने का मौका नहीं दिया और चातुर्यता से एक रणनीति के तहत उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। और उस विभूति का हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि उनका एक बड़ा सा एक मूर्ति इस बीरचंद पटेल मैदान जो एक रोड है जिस पे सारी राजनीतिक पार्टियों का दफ्तर है, वहाँ पे एक बड़ी सी जो है एक मूर्ति लगाएं। उसके लिए काफ़ी कार्यक्रम किया गया है और उस कार्यक्रम में हम लोग सहयोग करेंगे और उसको जिस भी रणनीति के तहत आगे काम करेंगे। जय सरदार, जय शिवाजी, जय साहू जी महाराज। पटेल से जुटी हूँ दोनों। तो सबसे पहले मुझे विपिन विश्वकर्मा जी ने मुझे ये पुस्तक दी थी। मैंने अपने हिसाब से अपनी समझ से इसे पढ़ के मैंने इसे आगे बढ़ाने का कोशिश किया। ये हमेशा पुस्तक लिखते हैं, ठीक है ये बात, लेकिन है तो ये पुस्तक आजकल का जो दौर चल रहा है पुस्तक बहुत कम में पढ़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी तो पुस्तक पढ़ते नहीं हैं। जब मैं एक बार 2015-16 की मीटिंग में आई थी तो मैंने देखा एक कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में जब सबको आया कि कुछ बोलना है तो सबने सबसे पहले अपना अपना मोबाइल निकाला और सर्च करने लगे। तो गूगल पे जरा देखते हैं कि बीरचंद पटेल के बारे में कुछ हो तो हम भी कुछ 2-4 लाइन बोल दें, लेकिन कहीं किसी को नहीं मिला। तब मुझे उसी से इन्होंने 2-3 पुस्तक दी थी, मैंने पढ़ा। तब मैंने सोचा कि इसे है तो आज की युवा तो है ये मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल से क्यों न करें। तो मैंने है तो कुछ वीडियो है से यूट्यूब पे भी डाला बीरचंद पटेल के बारे में जानकारी, जो भी उनका हिस्ट्री हुआ, वो कैसे राजनीतिक में आया, उनका जीवन क्या था, वो राजनीतिक में क्या क्या कार्य किए, यहाँ से लेके केंद्र तक का उनका क्या दबदबा रहा था, सब चीज़ के बारे में मैंने यूट्यूब पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, लेकिन उतना मुझे नहीं मिला।
लेकिन मुझे अपने जानकारी के हिसाब से मुझे लगा कि आज के युवा पीढ़ी के बारे में इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और हमें आज की युवा पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अभी संस्था को चला रहे, इसके बाद कुछ दिन चले, लेकिन हमेशा ये संस्था चलते रहे, इसके लिए इसमें हमारे युवा पीढ़ी को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आजकल नेट का ज़माना है, मोबाइल का है, तो उसी से मैं, और दूसरी बात कि मैं जब से इनसे जुड़ी हुई ये उन्होंने मुझे बोला कि आपको धीरे धीरे हम लेखक भी बना देंगे। मैं अभी है तो ऑल इंडिया कमेटी का अखिल भारतीय कुर्मी समाज का अहमदाबाद का जब मीटिंग अटेंड करके आई थी, तो इन्होंने मुझे पूछा, पूरी जानकारी दी। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप उसके बारे में एक आर्टिकल लिखिए। तो उसका आर्टिकल, इस पुस्तक छपने के पहले एक और पुस्तक निकला था, ये तो 2025 का है, 2023 या 24 का है, उसमें मैंने अखिल भारतीय कुर्मी समाज के अहमदाबाद का आर्टिकल लिखा था। अभी इस पुस्तक में मैंने है तो हमारा जो राजगीर में कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा, उसके बारे में भी इन्होंने मुझे बोला कि आप उसके बारे में कुछ लिखिए, मैंने लिखा है। तो मैं इसमें भी आ रही हूँ, लेकिन मेरा बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुटे, ताकि ये कार्यक्रम हमारा होते रहे। ठीक है, मूर्ति स्थापित करना हो, लेकिन ये कार्यक्रम जैसे बहुत कम आदमी आते हैं, कम जुड़ते हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं जोड़ने का, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन जब तक हम युवा को नहीं जोड़ेंगे ना, ये हमारा संस्था जीवित नहीं रहेगा। इस संस्था को जीवित रहने के लिए हम चाहते हैं कि युवा जुटे। माननीय सुरेंद्र बाबू, हमारे बड़े सदस्यों, ये कहना चाहूँगा कि एक्टिव लोगों की एक कमेटी बनाया जाए, 3 आदमी का या 5 आदमी का, कुछ काम करें उसमें। ऐसे मीटिंग से नहीं काम चलेगा। उस एक्टिव लोगों की कमेटी सुरेंद्र बाबू बनाया जाए, 3 आदमी या 5 आदमी रहें, यंग लोग रहें। ओल्ड एज में तो 50 परेशानियाँ लोगों को रहती है, कोई भी 70 प्लस वाले कोई स्वस्थ नहीं रहता, सब अस्वस्थ रहते हैं, उतना समय दे नहीं पाएंगे, सलाह दे सकते हैं, लेकिन टाइम उतना वो बेचारे नहीं दे पाएंगे। तो यंग लोग, आप लोग ऐसे एज वाले 50-55 वाले हैं, सब आदमी इसमें 3 आदमी का या 5 आदमी की कमेटी बनाइए, यही मेरा आग्रह है। और उसके बाद इस समाज में तो दुनिया भर का था, पैसे की कमी नहीं समाज, जब जो कहिएगा सब लोग डोनेट करेंगे आपको, चाहे उसके बिना तो ये बढ़ नहीं सकते हैं, बिना पैसा के इंडेक्स नहीं बढ़ सकते। लेकिन समाज में पैसे की कमी नहीं है जी, मानसिकता की भले कमी हो सकती है, पैसे की कमी इस समाज में नहीं, अच्छा पैसा इस समाज के पास जी। इसलिए आप कैसे एक्टिव 3-4-5 आदमी आप खोल लीजिए, और जितना भी मोरल सपोर्ट मेरे ऐसे व्यक्ति का होगा, जब बुलाइएगा, जहाँ बुलाइएगा, मैं आपको इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना स्वागत। मैं सभी आभापुर गार्जियन को चरण स्पर्श करता हूँ। और आज पटेल सेवा संघ भवन में बैठक रखा गया कि बिरचंद पटेल जी का जो आवास है उसे स्मारक घोषित किया जाए और बिहार की राजधानी पटना में एक उनका आजमगढ़ प्रतिमा स्थापित हो। ये विगत कई वर्षों से बिरचंद पटेल सेवा संस्थान के द्वारा मांग किया जा रहा है और हम लोग इसका बैठक कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। इनका जन्मदिन पर और उनके स्मृति दिवस पर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। कहीं हो ना हो, लेकिन बिरचंद पटेल सेवा संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विपिन विप्लवी जी को कि बरगद के पेड़ की तरह चाहे कितना भी पतझड़ आया, आंधी पानी आया, तूफान आया, इस बिरचंद पटेल जी के लिए ये खड़े रहे और हिले डोले नहीं। इस बिरचंद पटेल सेवा संस्थान के माध्यम से कार्यक्रम को चलाते रहे, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, ये उसका परवाह नहीं की कि कितने लोग आते हैं। इनका था कि बिरचंद पटेल जी का मिशन कार्यक्रम में चले। काफ़ी लोगों को लाएँ बुलाएँ, लोग आते गए, 4 कदम बढ़े फिर रुक गए, कोई 10 कदम बढ़े फिर रुक गए, लेकिन ये अपना कारवां को नहीं छोड़े। आज बिहार में हम लोग कहीं भी चर्चा कर रहे हैं, इनका काफ़ी योगदान है बिरचंद पटेल के बारे में। और जब बिहार के राजधानी जहां हमारे सत्ता पक्ष का कार्यालय उसी पथ में है और विपक्ष का भी कार्यालय उसी पथ में है, लेकिन उस पथ पर बिरचंद पटेल जी का न हम लोग स्मारक जो भवन आवास था उसको स्मारक घोषित करने के प्रयास में लगे हुए हैं और उनका आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लगे हुए हैं। पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है कि हमें अथक प्रयास करना होगा, एक क्रमबद्ध तरीके से चलना होगा।
इसे एक मासिक बैठक हम लोग को होना चाहिए। हर एक महीने में बैठक हो रही है, उस बैठक में तय किया जाए, एक कोष भी हो जाए कि हम इस सभी लोग जो कमेटी में यहाँ उपस्थित है, कम से कम उतने ही लोग एक कार्यक्रम की शुरुआत कर दें कि एक कोष हो, महीने में कितना कोष हम लोग दे रहे हैं, ताकि एक उनके नाम पर कंट्रीब्यूशन जमा होते रहे, कार्यक्रम चले। और एक यहाँ जो अभी हम लोग को बता रहे थे पूर्व वक्ता कि एक कमेटी होना चाहिए जो हार्डकोर कमेटी हो, आर्मी बैंक कमेटी हो, चाहे किसी पे में उसका बहाना नहीं चले कि आज हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गया, घर में बच्चे की तबीयत खराब हो गया, ये दिक्कत वो दिक्कत, बैठक है, चलना है, मिलना है, उसके लिए यहाँ तैयार रहे, पहुँचे सभी कार्यक्रम हम जा करके उस मिशन तक पहुँचे। जिनके पास समय का प्रबुद्ध हो, जो समय से अमीर हो, और जो इस विजन पटेल के चाहे सच्चे अति हो कि हमको उस काम के लिए जुड़ करके रहना, काम को अंजाम तक पहुंचाना, वैसे व्यक्ति का कमेटी बने और इसको हार्डकोर कमेटी बने जो हर बार हर समय उपस्थित रहे, चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना हो, चाहे जिलाधिकारी के यहाँ जाना हो, चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना हो, बैठक करना हो, चाहे जो भी कार्यक्रम चलाया जाए, जो कमेटी के साथ निर्णय हो, उसमें उपस्थित रहें। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सर एक मुख्यमंत्री के यहाँ भी दिया जाए, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं कुमार रवि सर, उन तक भी मिलकर एक आवेदन दे, मिलने का कार्यक्रम रखें मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री के निजी सचिव हरद्वार प्रसाद जी, उनसे भी हम व्यक्तिगत रूप से बात किए थे, जिससे बिरचंद पटेल जी का प्रतिमा स्थापित के लिए हम लोग का बिरचंद पटेल सेवा संस्थान है, उसके माध्यम से भी हम लोग मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का एक समय निर्धारित किया जाए, ताकि हम लोग डेलीगेट आकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिले और अपनी बातों को रखें। हम लोग चाहते हैं कि डेलीगेट तय हो जाए और हम लोग चल करके उनसे मिलने मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव कुमार रवि सर से और उनके निजी सचिव हरद्वार प्रसाद जी से उनसे मिल करके रखें और अपनी बातों को रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मालिक स्वागत करते थे।